प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे प्रशासनिक समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव। अर्थात पिछले लेक्चर में मैंने आपको लोक प्रशासन के सामने जो नई नई चुनौतियां हैं, नई नई समस्याएं हैं, उनकी चर्चा की थी। आज हमें इस विषय पर चर्चा करना है कि भाई लोक प्रशासन के सामने जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो खतरे हैं, उनको दूर कैसे किया जाए। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको लोक प्रशासन के सामने जो नई चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनकी चर्चा की थी। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन के सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। तो आज का हमारा जो लेक्चर है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने नोट किया है, प्रशासनिक समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रतिदिन जो एक लेक्चर अपलोड करता हूँ भाई, इसमें मैं औपचारिकता, वाहवाही या दिखावे के लिए या समय पास के लिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ। नहीं, मैंने महाविद्यालयों में लगभग 27 वर्ष हो गए पढ़ाते हुए, वहाँ देखा कि विद्यार्थियों को उस रूप में राजनीति विज्ञान नहीं समझाया जाता है जिस रूप में राजनीति विज्ञान को समझाया जाना चाहिए। तो मैंने ये लक्ष्य बनाया कि क्यों ना मैं YouTube चैनल के माध्यम से मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को संपूर्ण राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं। मेरा ये मूल लक्ष्य है, मेरा गंतव्य है, मेरा उद्देश्य है। और मेरा उद्देश्य ये है कि यदि मैं पूरा पाठ्यक्रम YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं होगी। और मैं ये भी विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि मैं निःशुल्क रूप में आपको पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराऊंगा। इसके लिए मैं आपसे किसी भी रूप में कोई शुल्क नहीं लूँगा। मेरा शुल्क सिर्फ एक ही है कि जिस रूप में मैं आपको समझाऊं, उस रूप में आप राजनीति विज्ञान को समझिएगा। और एक शुल्क और ले रहा हूं, वो शुल्क ये कि राजनीति विज्ञान को आप एक सुप्रीम साइंस, एक मास्टर साइंस, मतलब एक सर्वोच्च विज्ञान, एक स्वामी विज्ञान मानते हुए समझिएगा। यदि ये दो बातें आप मेरी मान रहे हैं तो यही मेरा शुल्क है। इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका हित मेरा शुल्क है, आपकी समझ मेरा शुल्क है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे कि जो प्रशासनिक समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए। अब इनको दूर किया जाए उससे पहले आपको 3 बातें समझना जरूरी है। क्या कि प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है। उसके बाद में प्रशासन के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को कैसे दूर करें। तो सबसे पहले तो ये देखें कि प्रशासन के सामने, लोक प्रशासन के सामने समस्याएं क्या है। मैंने कल के लेक्चर में बता दिया था, लेकिन फिर भी आज संकेत करूंगा। जैसे मान लीजिएगा, आज आधुनिक समय में जन आक्रोश बढ़ रहा है, हिंसा की समस्याएं बढ़ रही हैं, हिंसा की समस्या बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में दिक्कत आ रही है। देश के अंतर्गत विभाजन की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, आय की असमानता भी जो है बढ़ती जा रही है। इसी के साथ में क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन भी बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने आप को हमेशा स्वामी समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि प्रशासनिक अधिकारियों को अपने आप को सेवक समझना चाहिए। तो ये कुछ समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं को दूर करना ही एक प्रकार से प्रशासनिक समस्याओं का समाधान है। तो चलिए, मैंने आपके लिए यहाँ एक डायग्राम ये बनाया है और एक ये बनाया है। आप इनके माध्यम से इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रशासन, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन। भाई, प्रशासन किसे कहते हैं? अब मैं यहाँ पूरी डेफिनेशन नहीं दूंगा क्योंकि प्रशासन, लोक प्रशासन के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, लोक प्रशासन नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें आप देखिएगा। लेकिन यहाँ इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि
आप जो ये समस्या है उनका समाधान भी तो करना है। तो समाधान करने के लिए सबसे पहले ये भी तो जरूरी है ना कि लोक प्रशासन है क्या चीज। तो भाई प्रशासन किसे कहते हैं? प्रशासन का सीधा सा भावार्थ होता है कार्यों का प्रबंध करना। अब चाहे वह निजी संगठन हो, सरकारी संगठन हो, जहां कहीं भी कार्यों का प्रबंध किया जाता है उसे प्रशासन कहा जाता है। मतलब कार्यों का प्रबंध करना ही, कार्यों की व्यवस्था करना ही, कार्यों का संचालन करना ही एक प्रकार से प्रशासन है। और इसके लिए जरूरी है कि एक अकेले व्यक्ति यदि कार्य कर रहा है तो प्रशासन की श्रेणी में नहीं आएगा। नहीं, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा यदि कार्य किया जा रहा है तो वह प्रशासन की श्रेणी में आएगा। जैसा मैंने आपको प्रशासन की जब परिभाषा बताई थी उस समय को उदाहरण दिया था कि भी रोड के ऊपर एक भारी भरकम पत्थर पड़ा हुआ है, मैं घर से महाविद्यालय जा रहा हूँ, उस पत्थर को अकेला नहीं उठा सकता क्योंकि भारी भरकम पत्थर है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कुछ व्यक्ति आ रहे हैं और कुछ व्यक्ति इकट्ठे होकर के उस पत्थर को हटा रहे हैं जिससे कि जो है वाहनों के आवागमन में दिक्कत नहीं आए। तो मैं अकेला उसको नहीं उठा पा रहा हूँ, मैंने कुछ व्यक्तियों का सहयोग लिया है। तो कुछ व्यक्तियों का सहयोग लेकर के कार्य करना ही एक प्रकार से क्या है? प्रशासन है। ठीक है। अब जो ये प्रशासन, इस प्रशासन में ही लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों समाविष्ट हैं। क्यों? यदि सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो वह लोक प्रशासन है। जैसे सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी चिकित्सालय है, तो इसके अंतर्गत जो कार्यों का प्रबंध किया जाता है वो लोक प्रशासन है। ठीक है। और निजी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है जैसे निजी महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी चिकित्सालय, वहाँ पर कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है, या निजी कंपनियां हैं वहाँ कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो वो निजी प्रशासन है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही प्रशासन शब्दावली में समाविष्ट हो जाते हैं, इसलिए प्रशासन शब्द एक व्यापक शब्द है। ठीक है। अब हम इसके ऊपर ज़्यादा व्यापक चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब बातें मैंने पिछले लेक्चर में बहुत ही व्यापक रूप में समझा दिया है। हमें तो आज ये देखना है कि प्रशासनिक समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। प्रशासनिक समस्याएं क्या है इसकी तरफ आज ही मैंने संकेत कर दिया है और पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कि भारत में प्रशासनिक समस्याओं का समाधान 3 स्तरों पर खोजा जा सकता है। मतलब 3 स्तरों पर, 3 तरीके से भारत के अंतर्गत जो प्रशासनिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। वो 3 स्तर कौन कौन से? सैद्धांतिक स्तर है, व्यवहारिक स्तर है और मानवीय स्तर है। फिर से बोल रहा हूँ, सैद्धांतिक स्तर है, व्यवहारिक स्तर है और मानवीय स्तर है। इन 3 स्तरों पर, इन 3 माध्यमों से, इन 3 साधनों से प्रशासनिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं यदि ये तीनों स्तरों पर, इन तीनों साधनों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक समस्याओं का समाधान किया जाता है तो मैं विश्वास से कह रहा हूं भारत में एक कुशल प्रशासन मौजूद होगा। और यदि कुशल प्रशासन मौजूद होगा तो फिर सरकार, शासन भी कुशल होगा, शासन भी कुशल होगा। और शासन भी कुशल है तो फिर राज व्यवस्था भी सर्वश्रेष्ठ होगी, राज व्यवस्था भी आदर्श होगी। और हमें तो भारत की राज व्यवस्था को, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को आदर्श ही तो बनाना है जिससे कि पूरी दुनिया हमारा अनुकरण करे। हमें इस रूप में यहाँ इन समस्याओं का समाधान खोजना है। चलिए 3 स्तरों में सबसे पहला स्तर ले रहे हैं हम, कौन सा? सैद्धांतिक स्तर। कि सैद्धांतिक स्तर पर क्या क्या समाधान किए जाएं, क्या क्या उपाय किए जाएं जिससे कि प्रशासनिक समस्याओं को दूर किया जा सके। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए 4 बिंदु बनाए हैं। पहला है नीति निर्देशक तत्व, अर्थात सबसे पहली बात तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत का मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है कि भाई सरकार के द्वारा जब कानून बनाए जाएं तो कानून बनाते समय इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा जाए। मतलब ये नीति जब बनाई जाए, कानून जब बनाए जाए, निर्णय जब लिए जाए तो इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा कानून बनाए जाएं। ये एक तरीके से रास्ता बता रहे हैं कि आपको इस तरफ चलना है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का जो लक्ष्य है वो क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो सरकार के द्वारा जब कोई कानून बनाया जाए, निर्णय लिया जाए तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखना है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। और ऐसी स्थिति में
नीति निर्देशक तत्वों को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि प्रशासन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए नीतियों की क्रियान्विति की जा रही है तो तय मानिएगा वहां पर प्रशासन के अंतर्गत किसी भी रूप में कोई समस्या सामने नहीं आ सकती। दूसरी बात, प्रशासकों में यह धारणा हो कि सत्ता का प्रादुर्भाव जनता से हुआ है, अर्थात जो प्रशासक होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, उनमें ये अहम नहीं होना चाहिए, ये झूठा अहम नहीं होना चाहिए कि हम स्वामी हैं और जनता सेवक है। नहीं 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 नहीं, उनको तो ये मानना चाहिए कि हम तो जनता के सेवक हैं और जनता हमारी स्वामी है। जैसे कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा भाषण में एक ही बात बोलते हैं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, मैं भारत का प्रधान सेवक बोल रहा हूँ। जब वो अपने आप को भारत का सेवक मान रहे हैं, जनता का सेवक मान रहे हैं, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी अपने आप को सेवक नहीं मान सकते? क्यों? क्या स्वामी मानने से कुछ ओहदा बड़ा हो जाएगा? मैं तो ये कहूँगा कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, सभी लोक सेवकों को अपने आप को जनता का सेवक मानना चाहिए और जनता का सेवक मानते हुए यदि काम करेंगे तो तय मानेगा उनकी प्रतिष्ठा गिरेगी नहीं, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जनता उनको अपने सर पर बिठाएगी, ये तय मानिएगा। जनता स्वयं उनको सम्मान देगी, जनता स्वयं उनको प्रतिष्ठा देगी। और जब जनता जिसको हृदय से सम्मान देती है, जनता जिसको हृदय से सम्मान दे, फिर किसी अधिकारी को, किसी शासक को, किसी प्रशासक को किसी से सम्मान मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सम्मान मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जरूरत कहाँ है? जनता हृदय से सम्मान दे रही है और हृदय से तभी सम्मान देगी जबकि जो प्रशासक है, प्रशासकों में ये भाव होना चाहिए कि हमें जो सत्ता प्राप्त हुई है वो सत्ता जनता से प्राप्त हुई है और जनता से प्राप्त हुई है तो हमें जन कल्याण के लिए सत्ता का प्रयोग करना है। अगर ऐसे भाव प्रशासकों में आ जाए तो फिर प्रशासन के सामने कोई समस्या नहीं आ सकती। तीसरा, प्रशासन तंत्र का ध्येय। प्रशासन तंत्र का ध्येय या उद्देश्य या लक्ष्य। प्रशासन तंत्र का ध्येय आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय युक्त भी होना चाहिए। मतलब वास्तविक रूप में चूंकि प्रशासन के सामने ये समस्या है कि क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन आज भी भारत में बना हुआ है। बिहार में आप देखिएगा, एक तरफ गुजरात देखिएगा, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ यूपी देखिएगा, तो यहाँ पर क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन मौजूद है। कुछ राज्यों में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 20% है, कहीं 80% है। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन, क्षेत्रीय शैक्षणिक असंतुलन, क्षेत्रीय सामाजिक असंतुलन बना हुआ है। परंतु इस असंतुलन को दूर करने के लिए वास्तविक रूप में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सेवक हैं, जो प्रशासन तंत्र है, उसका ये ध्येय होना चाहिए कि आर्थिक विकास तो किया जाए। सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं की क्रियान्वित तो की जाए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, लेकिन आर्थिक विकास के साथ साथ वो जो विकास है वो सामाजिक न्याय युक्त होना चाहिए। उसमें किसी भी रूप में सामाजिक अन्याय मौजूद नहीं होना चाहिए, वह किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष के हित में नहीं होना चाहिए, बल्कि जन कल्याण के लिए होना चाहिए। इसमें किसी भी रूप में जाति, भाषा, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जन कल्याण के लिए योजना बनाई गई है तो जन कल्याण के ऊपर ही वो धन खर्च होना चाहिए। यदि ऐसा किया जाएगा तो डेफिनेटली प्रशासनिक समस्याएं दूर होंगी। चौथा है सैद्धांतिक स्तर पर प्रशासन प्रतिबद्ध हो, निष्ठावान हो। आप ध्यान दीजिएगा भाई, वास्तविक रूप में जो प्रशासन होता है उस प्रशासन को हमेशा कमिटेड, प्रतिबद्ध होना चाहिए। किसके प्रति प्रतिबद्ध हो? संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हो, जनता के प्रति प्रतिबद्ध हो, कानूनों के प्रति प्रतिबद्ध हो। संविधान के प्रति तो प्रशासन को पूर्ण रूप में प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रशासन को, लोक सेवकों को, प्रशासनिक अधिकारियों को किसी पार्टी विशेष के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। और चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, जिस देश का प्रशासन, जिस देश के प्रशासनिक अधिकारी, जिस देश के लोक सेवक संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, तय मानिएगा वह प्रशासन कुशल प्रशासन है। और यदि
प्रशासन कुशल है तो फिर शासन भी कुशल होगा, और शासन कुशल है तो वह राज्य व्यवस्था भी क्षमतावान होगी, वह राज्य व्यवस्था भी, पॉलिटिकल सिस्टम, राज्य व्यवस्था भी विकसित होगी। इसी के साथ में वो निष्ठावान भी होने चाहिए, वो कर्मठ होने चाहिए, कार्य के प्रति कर्तव्यवान होने चाहिए, उन्हें अपने कार्यों को पूर्ण ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से देश के प्रति निष्ठावान होते हुए कार्य करना चाहिए। किसी भी रूप में रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, किसी भी रूप में भ्रष्ट आचरण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, लोक सेवक करते हैं, तो निश्चित रूप में वहाँ किसी भी रूप में प्रशासन के सामने कोई समस्या नहीं आ सकती। ये जो 4 बातें मैंने बताई है ये सैद्धांतिक स्तर की है। यदि ये चारों बातें अपना ली जाएं तो निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। दूसरा है व्यवहारिक स्तर पर क्या किया जाए। ये तो सैद्धांतिक स्तर की बात होगी, थ्योरेटिकल स्तर की बात होगी। ये व्यवहारिक प्रैक्टिकल स्तर की बात है। व्यवहारिक स्तर पर क्या किया जाना चाहिए, व्यवहार में क्या किया जाना चाहिए जिससे कि प्रशासनिक समस्याओं को दूर किया जा सके। नंबर 1, निर्णय अधिसंख्य लोगों द्वारा। मतलब सबसे पहले तो व्यवहारिक स्तर पर यह होना चाहिए कि जब भी किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लिया जाए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, लोक सेवकों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो उस निर्णय में, उस नीति में, उस नीति की रचना में, उस नियम में, उस नियम की रचना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये विशेष प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यदि सम्मिलित किया जाएगा तो एक तरफ तो एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है, दूसरी तरफ अनेकों की बुद्धिमत्ता है। जैसा कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने भी कहा है कि एक व्यक्ति की बुद्धि से अनेकों व्यक्तियों की बुद्धि कहीं ज़्यादा होगी यदि सामूहिक रूप में देखा जाए। हालांकि कुछ ज़रूरी नहीं है। आगे चल करके J.S. मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस बात का विरोध भी किया था। कैसे किया था आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मैंने ये सारे थिंकर्स अपलोड कर रखे हैं पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। जैसे J.S. मिल ने तो ये कह दिया था कि भाई अगर 99 व्यक्ति एक तरफ हो जाए, एक व्यक्ति एक तरफ हो जाए, तो एक व्यक्ति की बात को भी सुना जाना चाहिए। हो सकता है एक व्यक्ति सही बात कह रहा हो, जबकि अरस्तु कह रहे हैं कि जहाँ पर अधिक लोग हो, बहुसंख्यक हो, उनकी बात को मानना चाहिए। तो थोड़ा सा अंतर्विरोध हो गया, विरोध हो गया। अब ये तो विचारकों की बात है, सभी अपने अपने विचार देंगे, तो इस बात को खैर छोड़ेगा। मैंने तो केवल संकेत दिया है यहाँ, ठीक है। दूसरा है लाल फीताशाही एवं अफसरशाही वृत्ति को दूर किया जाए। व्यवहारिक स्तर पर एक प्रयास ये भी किया जाना चाहिए कि जो लाल फीताशाही का मतलब होता है कार्य में विलंब करना। आपने देखा होगा कार्यालयों के अंतर्गत, प्रशासनिक कार्यालयों के अंतर्गत जो फाइलें होती है वो लाल फीते से बंधी हुई रहती है। अब तो खैर काफ़ी परिवर्तन आ गया, लाल फीते से बंधी हुई रहती हैं। तो लाल फीते से क्या होता है, वो एक मेज से दूसरी मेज पर, दूसरी मेज से तीसरी मेज पर धीरे 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 वो फाइलें आगे बढ़ाई जाती हैं। मतलब कार्य में जानबूझकर विलंब किया जाता है, इसको लाल फीताशाही कहते हैं। और दूसरा क्या है, अफसरशाही वृत्ति का मतलब ये होता है कि जो लोक सेवक होते हैं, जो नौकरशाही होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो आज भी अपने आप को बहुत बड़ा अफसर समझते हैं, ऑफिसर समझते हैं, अपने आप को जनता का स्वामी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वास्तविक रूप में व्यवहारिक स्तर पर लाल फीताशाही की वृत्ति जो है, और इसी के साथ में जो ये अफसरशाही की वृत्ति है, अपने आप को जो स्वामी मानने की वृत्ति है, अपने आप को स्वामी मानने की जो मनोवृत्ति है, ये भाई दूर होनी चाहिए। ये व्यवहारिक स्तर पर प्रयास किया जाए। तीसरा है प्रशासन में गति लाने के लिए नवीन साधनों का प्रयोग किया जाए। अर्थात अगर प्रशासनिक समस्याओं को दूर करना है तो प्रशासन में जो कार्य है उस कार्य में गति हो, जल्दी से जल्दी प्रशासनिक कार्य किए जाएं, जिससे कि कार्य में विलंब नहीं हो। क्योंकि अगर कार्य में विलंब होगा तो कार्यभार बढ़ेगा, और कार्यभार बढ़ेगा तो आप तय मानिएगा किसी भी देश के अंतर्गत चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, किसी भी संस्था का, चाहे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का, अगर कार्यभार बढ़ रहा है तो उस देश की राज्य व्यवस्था विकसित हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कार्यभार बढ़ने का मतलब है राज्य व्यवस्था विकसित हो ही नहीं सकती। इसलिए प्रशासनिक कार्य जल्दी से जल्दी किए जाए, प्रशासनिक कार्य गति से किए जाए, तो इसके लिए नवीन साधनों का प्रयोग किया जाए। नवीन साधनों में जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन इत्यादि का प्रयोग किया जाए। इसमें ज़्यादा मुझे एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है, आधुनिक दौर है, सभी विद्यार्थी से परिचित हैं। चौथा है नीति निर्माण एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में नवीन शोधों का प्रयोग होना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, जब नीति का निर्माण किया जाए, कोई निर्णय लेने की बात आए, निर्णय लेने की प्रक्रिया, तो इसके अंतर्गत क्या है, नवीन शोध, नए शोध, रिसर्च, अनुसंधान, खोज, जैसे मान लीजिएगा संक्रियाएं शोध होती हैं, इनका प्रयोग किया जाए। क्योंकि जब नए
नवीन शोधों का, संक्रियान शोधों का प्रयोग किया जाएगा तो इससे फिर क्या होगा, नीति निर्माण में और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुविधा होगी। मतलब नए नए शोध किए जाए, नए नए आविष्कार किए जाए, नई नई खोज की जाए, जिससे कि अच्छे से अच्छे निर्णय लिया जाए। किसके लिए? जनता के लिए। तो जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए अच्छे से अच्छे निर्णय लिए जाएं, इसके लिए नई नई खोज, नए नए अनुसंधान, रिसर्च, नए नए अनुसंधान किए जाने चाहिए, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये व्यवहारिक स्तर का ही उपाय है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में पांचवा है प्रशासन में पुनर्निवेशन। पुनर्निवेशन, फीडबैक। प्रशासन में पुनर्निवेशन के रूप में जनसंपर्क के महत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब प्रशासन के द्वारा सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जाता है, सरकारी कार्यों की क्रियान्विति की जाती है, मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बना दिया गया, अब उन कानूनों की क्रियान्विति करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। वैसे व्यापक अर्थ देखते हैं लोक प्रशासन का तो इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार की तीनों अंगों की प्रक्रियाएं आ जाती हैं। लेकिन सामान्य से रूप में मैं ये कहूँगा कि व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया, अब कानूनों की क्रियान्विति कौन करेगा? कार्यपालिका करेगा। और कार्यपालिका में कौन कौन आ जाता है? विशेषकर दो, राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्रिमंडल होता है जो कि विभाग के अध्यक्ष होते हैं, और स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में स्थायी सरकारी कर्मचारी आते हैं जिनको एक लोक सेवक या प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं। तो फिर इसमें क्या होना चाहिए कि जो ये प्रशासनिक अधिकारी होती हैं, इनके द्वारा जब भी कोई कार्य किया जाए, नियमों की, नीतियों की क्रियान्विति की जाए, तो इसमें फीडबैक के रूप में, पुनर्निवेश के रूप में जनता से संपर्क रखना चाहिए। मतलब जनसंपर्क के महत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए कि भी इनके द्वारा कोई भी कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है तो इससे जनता को कहीं परेशानी तो नहीं आ रही, तो लगातार इनका संपर्क जनता से रहना चाहिए फीडबैक के रूप में। मतलब प्रशासन का और जनता का आपस में संपर्क रहना चाहिए। जैसे कि आधुनिक समय में हम भारत में देख सकते हैं कि आज तो हमारे भारत में यहाँ तक कहा जा रहा है, ऐसी योजनाएं भी बनाई गई हैं कि प्रशासन जनता के द्वार, कि स्वयं प्रशासन ही जनता के द्वार पर जाता है, जनता के, मैं ये कहूँगा कि लोगों के घर पर जाता है, घर घर जाकर के जनता की समस्याएं सोल्व करता है। तो यही तो वो पुनर्निवेश के रूप में जनसंपर्क है, और क्या है। तो व्यवहारिक स्तर पर भारत में ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है जिससे कि प्रशासनिक समस्याओं को दूर किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया व्यवहारिक स्तर पर पांचवा। और छठा जो सुझाव है व्यवहारिक स्तर पर वो है अंतर विभागीय संगठन बनाए जाएं। अर्थात वास्तविक रूप में चूँकि दुनिया भर के विभाग होते हैं, भाई शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, रेलवे विभाग है, दुनिया भर के विभाग हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए कि अंतरिम विभागीय संगठन बनाए जाने चाहिए जिससे कि सभी विभागों की समस्याओं को एक जगह बैठ करके सुलझाया जा सके, ऐसा भी प्रयास किया जाना चाहिए। यह भी व्यवहारिक सुझाव, व्यवहारिक उपाय है। तो ये हो गया दूसरा व्यवहारिक स्तर पर सुझाव। अब तीसरा लेंगे मानवीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जाएं, मानवीय स्तर पर क्या क्या उपाय किए जाएं, क्या सुझाव दिए जाएं जिससे कि प्रशासनिक समस्याओं को दूर किया जाए, लोक सेवकों के सामने, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। तो तीसरा लेते हैं, नोट कीजिएगा, मानवीय स्तर। प्राण से प्यारे विद्यार्थियों, आप ये तीनों समझ जाइएगा, सैद्धांतिक स्तर, व्यवहारिक स्तर और मानवीय स्तर। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके सामने यदि प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के बारे में कोई भी सुझाव पूछा जाता है तो इससे बाहर कोई सुझाव शेष रहता ही नहीं है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर कोई सुझाव है ही नहीं। मैंने विशेष प्रयास किया है कि जितनी भी गंभीर से गंभीर, गहरी से गहरी बातें वो सारी मैं आपके सामने नोट कर दूँ और एक एक की ठीक तरीके से व्याख्या करूँ जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आए। मानवीय स्तर, मानवीय स्तर पर मैंने आपके लिए 3 बिंदु बनाए। तो पहला है प्रशासक आम लोगों से संपर्क स्थापित करे। अब ध्यान दीजिएगा, ये मानवीय स्तर पर ये तो बहुत जरूरी है कि जो प्रशासक होते हैं वो आम लोगों से संपर्क स्थापित करे। मतलब जनता और प्रशासक, जनता और प्रशासन, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, दूरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने चाहिए कि जनसाधारण, जनता प्रशासनिक अधिकारियों के सामने जाते हुए घबराए, डरे। नहीं 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 नहीं, प्रशासन को और जनता को एक दूसरे से संपर्क बनाकर रखना चाहिए जिससे कि जनता निडर होकर के प्रशासकों को, शासकों को अपनी समस्याएं बता सके।
तो इसलिए जनता और प्रशासन में, जनता और प्रशासकों में संपर्क होना चाहिए, संपर्क सूत्रता होनी चाहिए, इनमें दूरी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि प्राचीन समय में जब पुलिस राज्य होता था, राज्य का स्वरूप पुलिस राज्य था, तो उस समय राज्य के द्वारा केवल जनता की जीवन और संपत्ति की रक्षा की जाती थी। तो जन साधारण पुलिस से, प्रशासन से इतना भयभीत होता था कि जैसे ही कोई पुलिस वाला आता था, कोई अधिकारी आता था, जनता डर जाती थी और घरों में घुस जाती थी। हालांकि आज बहुत ज़्यादा चेतना जागृत हो गई है, जनता ऐसे नहीं डरती है, लेकिन फिर भी ग्रामीण जो जनता है, ग्रामीण परिवेश में अभी भी थोड़ा सा भय बना हुआ है। तो इस भय को दूर किया जाना चाहिए, जिससे कि जनता और प्रशासन में संपर्क बढ़े। और जब जनता और प्रशासन में संपर्क बढ़ेगा तो डेफिनेटली जनता की जो समस्याएं होंगी वो समस्याएं प्रशासकों को बताई जाएंगी, और प्रशासकों को बताई जाएंगी तो प्रशासक शासन को बताएगा और शासन उसके लिए नीतियां बनाएगा, तो डेफिनेटली समस्याएं दूर होंगी। दूसरा है, प्रशासकों को मौलिक नीतियों जैसे समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, भूमि सुधार, बैंक, राष्ट्रीयकरण के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। मतलब जो प्रशासक होते हैं वो चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, जैसे हमारे भारत देश की बात आती है, जो हमारी मौलिक नीति है, जैसे समाजवाद है, मौलिक नीति है हमारी, ठीक है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है। समाजवाद है, लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता का भी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है। धर्मनिरपेक्षता है, भूमि सुधार है, बैंक, राष्ट्रीयकरण, तो इनके प्रति इनको निष्ठावान होना चाहिए। निष्ठावान, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि निष्ठावान होना चाहिए, यहाँ बिंदु है, जैसे ये रहा, प्रशासन प्रतिबद्ध और निष्ठावान हो। तो निष्ठावान का भावार्थ यहाँ यही है कि इन मौलिक नीतियों के प्रति निष्ठावान होने चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो लोक सेवक है, जो प्रशासन है, उनको निष्ठावान होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है, अच्छा काम करने पर प्रोत्साहित, सुस्त काम करने पर दंड। क्या मतलब हुआ भाई? अगर प्रशासनिक समस्याओं का वाकई समाधान करना है तो चाहे भारत हो, दुनिया का कोई भी देश हो, तो वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रशासक बहुत अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, कर्मठ होकर काम करते हैं, देश हित में काम करते हैं, रिश्वत नाम की चीज नहीं जानते, वो ऐसे अधिकारियों को, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को, ऐसे लोक सेवकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए, उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और अगर प्रशासनिक अधिकारी सुस्त हैं, कामचोर हैं, रिश्वतखोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो उनके लिए दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनको पुरस्कार नहीं बल्कि उनको दंड दिया जाना चाहिए, दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर ये उपाय अपना लिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मानवीय स्तर पर प्रशासनिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि आज मानवीय स्तर पर सबसे मुख्य समस्या तो यही तो है कि जब हम प्रशासन की समस्याओं का अध्ययन करते हैं कि भी प्रशासन के सामने क्या समस्या है, तो समस्या यही आती है कि भ्रष्टाचार की समस्या है, रिश्वतखोरी की समस्या है, और इनको झूठा अहम है कि अपने आप को हमेशा क्या समझते हैं, स्वामी समझते हैं, जबकि हैं ये जनता के सेवक, लेकिन अपने आप को ये स्वामी समझ बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनमें आज भी जो है नौकरशाही की प्रवृत्ति है, आज भी इनमें अफसरशाही की प्रवृत्ति है, जो कि गलत है। तो मानवीय स्तर पर इसका समाधान तभी होगा जबकि अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए और गलत काम करने वालों को, सुस्त काम करने वालों को, धीरे काम करने वालों को दंड दिया जाए, दंड की व्यवस्था की जाए। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो मानवीय स्तर पर प्रशासन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को निश्चित रूप में दूर किया जा सकता है। ये 3 स्तर हो गए, सैद्धांतिक स्तर, व्यवहारिक स्तर और मानवीय स्तर। इन 3 स्तरों के आधार पर प्रशासन के सामने, लोक प्रशासन के सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। और जब प्रशासन की समस्याएं दूर कर दी जाती हैं तो वह प्रशासन एक कुशल प्रशासन बन जाता है। और जब प्रशासन कुशल होता है तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि कुशल प्रशासन होगा तो फिर शासन सरकार भी कुशल होगी। और यदि शासन प्रशासन कुशल होगा तो राज व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम भी कुशल होगा। और पॉलिटिकल सिस्टम कुशल होगा तो डेफिनेटली उस देश की जो राज व्यवस्था है वह आदर्श राज व्यवस्था होगी, ये तय मानिएगा। चलिए, अब अंत में मैंने यहाँ आपके लिए नोट किया है, प्रोफेसर एपी लबी एक विद्वान है, ये कभी कभी क्या है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रोफेसर एबी लबी हैं, इन्होंने मानवीय मूल्यों को स्वीकार करते हुए एक पुस्तक लिखी है। मानवीय मूल्यों को इन्होंने बल दिया है, मतलब मानव की जो भावनाएं हैं
इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है कि भाई मनुष्य एक प्रकार से निर्जीव तो है नहीं, सजीव है। सजीव है तो इसकी भावनाएं हैं, उदारता, सहिष्णुता, न्याय, प्रेम, तो इनकी कदर की जानी चाहिए। इसको मशीन नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी, लोक सेवा के लिए इनको मशीन मत मानो, मशीन मत मानो इनको। ये मनुष्य हैं, मनुष्य हैं तो इनके मानवीय मूल्यों की कदर की जानी चाहिए। ये सजीव हैं, ये निर्जीव नहीं है, इस तरफ संकेत कर रहे हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम है नैतिकता एवं प्रशासन। आप ध्यान देंगे यहाँ, नैतिकता एवं प्रशासन। किन की पुस्तक का नाम है? प्रोफेसर ए.पी. लवी की पुस्तक का नाम है नैतिकता एवं प्रशासन। इसमें इन्होंने मानवीय मूल्यों का जिक्र किया है, और मानवीय मूल्यों का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि प्रशासकीय प्रणाली कोई निर्जीव मशीन नहीं है। मतलब जो लोक सेवक है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कोई निर्जीव मशीन नहीं है। उसमें काम करने वाले व्यक्ति निर्जीव पुर्जे मात्र नहीं होने चाहिए, बल्कि उनमें मानवीय भावनाएं अवश्य उपस्थित रहें। मतलब मानव की जो भावनाएं हैं, प्रेम, सहिष्णुता, मधुरता का संबंध, उसकी कदर की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रशासकीय प्रणाली है, जो प्रशासन है, जो लोक सेवक है, जो लोक प्रशासन है, वो प्रशासकीय प्रणाली कोई निर्जीव मशीन नहीं है कि जी चाहे वैसे उसका प्रयोग करें आप साधन के रूप, उपकरण के रूप में। ये कोई उपकरण नहीं है, ये निर्जीव मशीन नहीं है। उसमें काम करने वाले व्यक्ति निर्जीव पुर्जे मात्र नहीं है। वो मशीन के उपकरण नहीं है, पुर्जे नहीं है, नट बोल्ट नहीं है, पुर्जे मात्र नहीं होने चाहिए। पुर्जे का मतलब जो नट बोल्ट बोलते हैं, उपकरण होते हैं, पुर्जे मात्र नहीं होने चाहिए, बल्कि उनमें मानवीय भावनाएं जैसे प्रेम, सहिष्णुता, न्याय, मधुर संबंध, मानवीय भावनाएं अवश्य उपस्थित रहें, और उन मानवीय भावनाओं की कदर की जानी चाहिए। इतना जरूर रखा जाना चाहिए। इसलिए प्रोफेसर ए.पी. लवी ने मानवीय मूल्यों को स्वीकार करते हुए अपनी पुस्तक नैतिकता एवं प्रशासन में इस बात का जिक्र किया है कि जो प्रशासनिक प्रणाली है, जो प्रशासक हैं, जो लोक सेवक हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको कोई निर्जीव मशीन नहीं मानना है, उनको निर्जीव मशीन का पुर्जा नहीं मानना है। वो व्यक्ति है तो उनकी भावनाएं हैं, उनकी भावनाएं हैं तो उनकी भावनाओं की भी कदर की जानी चाहिए। ये बात विशेष ध्यान रखनी है। अगली बात, नौकरशाही नवाचार, मतलब कोई नया परिवर्तन लाना। जैसे आज प्रशासन के सामने दुनिया भर की समस्याएं, तो इसको जो समस्याएं दूर करने के लिए नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं कि भी कैसे भी प्रशासन के सामने जो समस्याएं उनको दूर किया जाए। दुनिया भर के जो है आयोग बिठाए जा रहे हैं, दुनिया भर की नीतियां बनाई जा रही हैं कि भाई प्रशासनिक समस्याओं को कैसे भी हो दूर किया जाए। अब प्रशासनिक समस्याओं के लिए कौन कौन सी जो आयोग बिठाए गए हैं, इनके लिए हम अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे। यहाँ तो केवल संकेत दे रहे हैं कि नौकरशाही नवाचार की प्रयोजक होने के स्थान पर निषेध लगाने का ही कार्य करती है। मतलब डेफिनेटली सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है कि भी नौकरशाही में नवाचार का प्रयोग किया जाए, कि नए नए प्रयोग किए जाए, जिससे कि प्रशासन के सामने जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन होता क्या है कि नौकरशाही नवाचार की प्रयोजक होने के स्थान पर, मतलब ये स्वयं इसका समर्थन करने के स्थान पर निषेध लगाने का ही कार्य करती है, इसका विरोध करती है। निषेध मतलब नकारात्मक रूप में, नेगेटिव रूप में लेती है, पॉजिटिव रूप में नहीं लेती है, बल्कि इसका विरोध करती है कि भाई कोई नवाचार नहीं आना चाहिए, कोई नया प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसा पुराना ढर्रा चल रहा है, जैसे कि लाल फीताशाही है, अफसरशाही की जो प्रवृत्ति बनी हुई है अभी भी, तो ये इस प्रवृत्ति को बनाए रखना चाहते हैं। जबकि नवाचार ये कहता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को अपने आप को क्या मानना चाहिए, स्वामी नहीं, अपने आप को सेवक मानना चाहिए। जबकि जो नौकरशाही है ये अपने आप को अभी भी क्या मान के चलती है, स्वामी मान के चलती है। जबकि सच्चाई है ये कि ये सेवक हैं, स्वामी नहीं मानना चाहिए, तो स्वयं इसका विरोध करते हैं। और अंत में मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात नोट की है, राज्य के बढ़ते उत्तरदायित्व और बदलती परिस्थितियों के कारण सभी देशों में लोक प्रशासन समान रूप से महत्वपूर्ण बन गया है। आज आप देखिएगा, प्राचीन समय में जो राज्य था पुलिस राज्य था, तो पुलिस राज्य का कार्य बहुत कम होता था। क्यों? क्योंकि वो जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करता था। लेकिन आधुनिक समय में राज्य का स्वरूप बदल गया है। आज जो राज्य का स्वरूप है, पुलिस राज्य, डंडे वाला राज्य नहीं है,
बल्कि लोक कल्याणकारी राज्य है। मतलब आज जो राज्य का स्वरूप है लोक कल्याणकारी राज्य, और लोक कल्याणकारी राज्य है तो लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत कार्यों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कार्यों की संख्या बढ़ जाती है तो डेफिनेटली प्रशासन के कार्य बढ़ जाते हैं। इसलिए जब राज्य लोक कल्याणकारी बन गया है तो प्रशासन भी लोक कल्याणकारी बन जाता है। क्या प्रशासन भी लोक कल्याणकारी बन जाता है? तो ऐसी स्थिति में सभी देशों के अंतर्गत प्रशासन का महत्व बढ़ गया है। हाँ, ये भी सत्य है कि चाहे सरकार का कोई भी रूप हो, शासन प्रणाली का कोई भी रूप हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे निरंकुश तंत्र हो, धनिक तंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, लोकतंत्र हो, भीड़ तंत्र हो, कोई भी तंत्र क्यों ना हो, सभी तंत्रों के अंतर्गत प्रशासन का महत्व जरूर होता है, लेकिन लोकतंत्र में प्रशासन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया आपका प्रशासनिक समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव। और लास्ट में मैंने डायग्राम बनाया, इसका मतलब ये है प्रशासनिक समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव। यहाँ नोट करेंगे, प्रशासनिक समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव नंबर 1 यहाँ पर लेंगे, व्यवहारिक या सैद्धांतिक, सैद्धांतिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, मानव स्तर पर। इधर भी आप ऐसे नोट कर सकते हैं, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, मानव स्तर। मतलब यहाँ आप ये इसकी डिजाइन बना सकते हैं कि प्रशासनिक समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव कौन से हैं। नंबर 1 में लिखेंगे, क्रम से लिखना चाहें तो आप लिखेंगे सैद्धांतिक स्तर, दूसरे पर व्यवहारिक स्तर, तीसरे पर मानव स्तर। यहाँ पर प्रथम सैद्धांतिक स्तर, दूसरा व्यवहारिक स्तर और तीसरा मानवीय स्तर। इन 3 स्तरों के आधार पर आप प्रशासन के सामने जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का ठीक से समाधान कर सकते हैं, और आप स्वयं भी अच्छे से अच्छा सुझाव दे सकते हैं कि आज के दौर में, आधुनिक समय में भारत में लोक प्रशासन के सामने, प्रशासकों के सामने जो समस्याएं, तो उन समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जाए। आप अपने विवेक से भी आप इन बिंदु के आधार पर अच्छे से अच्छे सुझाव दे सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के बारे में जो सुझाव मैंने समझाए आप ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।